वो बेपरवाह लड़की और डेविड की झूठी मोहब्बत। रात के 2 बजे शहर के सबसे आलीशान और पुराने हेरिटेज होटल का प्रेसिडेंशियल स्वीट पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर आसमान से गिरती हुई तेज बारिश खिड़की के बड़े कांच से टकरा रही थी और बीच बीच में चिपकने वाली बिजली की रोशनी कमरे में एक खौफनाक बना रही थी। अक्सर उठी अंधेरे में लेदर के एक भारी सोफा से टिकाए बैठा था। वो शहर का सबसे खतरनाक और बेपरवाह इंसान था, जिसके नाम से ही लोग खौफ खाते थे। लेकिन आज रात उसके हाथ में विदेशी विस्की का छठा गिलास था। आज की रात उसके अतीत का एक ऐसा पन्ना था, जिसे वो सिर्फ इस कड़वी और तेज शराब के नशे में जला देना चाहता था। शराब का नशा उसके दिमाग की नसों को सुन कर चुका था और उसका वो फुलाते नियंत्रण आज पूरी तरह से टूट चुका था। तभी स्विफ्ट का भारी और का दरवाजा एक हल्की सी क्लिक के साथ खुला। अथर के बॉडीगार्ड्स बाहर थे, लेकिन किसी ने गलती से मास्टर की का इस्तेमाल किया था। अथर ने अपनी नशीली और भारी आंखों से दरवाजे की तरफ देखा। वहां लड़की खड़ी थी, माहिरा। उसने एक बेहद खूबसूरत लेकिन भारी लाल रंग का डिजाइनर गाउन पहना हुआ था। वो नीचे से पूरी तरह से कीचड़ और बारिश के पानी में भीग चुकी था। उसके एक हाथ में उसकी ऊंची हील्स थी और दूसरे हाथ में टंगीले की एक आधी बोतल खाली। माहिरा नीचे चल रही एक बड़ी बड़ी हाई सोसाइटी पार्टी से भाग कर आई थी। एक ऐसा रिश्ता जो उस पर थोपा जा रहा था। उसे बचने के लिए उसने अंदर शराब पी ली थी और खुद को छुपाने के लिए किसी भी खाली दिखने वाले कमरे में घुस गई थी। वो पूरी तरह से नशे में डूब थी। उसके कदम लटका रहे थे। वो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस खौफनाक इंसान के प्राइवेट सुट में आ गई है। थैंक गॉड शांति। माहिरा ने अपनी हील्स जमीन पर फेंकी और एक गहरी सांस लेते हुए लड़खड़ाते कदमों से कमरे के अंदर आई। अथर वहीं अंधेरे में खामोश बैठा रहा। कोई और वक्त होता तो वो इस लड़की को अपनी नजरों से ही जला देता या गार्ड्स को बुलाकर इसे बाहर फिकवा देता, लेकिन शराब की उस भारी खुमारी में एक अनजान लड़की का इस तरह तूफान की तरह अचानक बीच में रखी कांच की मेज से टकराई और वो दर्द से कराते हुए नीचे गिरने ही वाली थी कि अंधेरे में से एक खूबसूरत मजबूत और बड़े हाथ ने उसकी कमर को बीच हवा में ही पकड़ लिया। माहिरा की सांसें अटक गई। उसने झटके से सिर उठाया। कमरे के उच्च गुप अंधेरे में उसे सिर्फ एक चौड़ा सीना और दो बेहद गहरी खौफनाक आंखें दिखाई दी। अथर की सांसों से आने वाली विस्की की तेज महक और उसके परफ्यूम की मर्दाना खुशबू माहिरा के दिमाग पर छाने लगी। तुम कौन हो? माहिरा की आवाज नशे की वजह से बुरी तरह लटका रही थी। उसने अपनी भारी आंखों से उस अजनबी चेहरे को देखने की कोशिश की। क्या तुम कोई भूत हो या मेरी शराब का साइड इफेक्ट? अथर के जबड़े कस गए। इस लड़की के जिस्म की गर्माहट और उसकी मीठी महक शराब के नशे में आग में घी का काम कर रही थी। गलत कमरा है, अथर्व ने एक बेहद रफ, भारी और ठंडी आवाज में कहा, जो नशे की वजह से और भी गहरी हो गई थी। बाहर जाओ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम एक औरत हो। लेकिन माहिरा कहाँ होश में थी। शराब ने उसके अंदर का सारा डर और समझदारी खत्म कर दी थी। अथर्व की ये खौफनाक आवाज सुनकर डरने की बजाय वो उसके और करीब आ गई और उसने अपने कांपते हुए हाथों को सीधा अथर्व के जोड़े और सख्त सीने पर रख दिया। तुम्हारी आवाज बहुत डरावनी है, माहिरा ने मधुर और अजीब सी मुस्कान के साथ फुसफुसाते हुए कहा। उसने अपना चेहरा थर्ब के चेहरे के बिल्कुल करीब कर लिया। लेकिन तुम भूत नहीं हो। तुम्हारी धड़कन बहुत तेज चल रही है, बिल्कुल मेरी तरह। अथर्व का पूरा शरीर पत्थर की तरह जम गया। किसी अजनबी लड़की की इतनी हिम्मत कभी नहीं हुई थी कि वो अथर्व को इस तरह छू सके। लेकिन माहिरा की उंगलियों का वो स्पर्श और उसके कांपते हुए गर्म होंठ जो अथर्व के चेहरे से सिर्फ कुछ इंच दूर थे, अथर्व के दिमाग में बचे कुचे होश को भी खत्म कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे से पूरी तरह अनजान थे, लेकिन शराब के नशे और उस अंधेरे कमरे की गुमनामी ने एक बहुत ही खतरनाक और जंगली कशिश पैदा कर दी थी। मुझे छूने की गलती मत करो, अथर्व ने जुराते हुए कहा। लेकिन उसकी पकड़ माहिरा की कमर पर ढीली होने के बजाय और भी ज्यादा कस गई थी। तो फिर रोक लो मुझे, माहिरा ने पूरी बेबाकी और नशे की खुमारी में जवाब दिया। इस वक्त इस अनजान इंसान की वो पनाह चाहिए थी जो उसे दुनिया के हर दर्द से दूर कर दे। माहिरा ने बिना कुछ और सोचे अपने दोनों हाथ अथर्व के गले में डाल दिए और खुद ही अपना चेहरा आगे बढ़ाकर अपने होठ उस अनजान
और खौफनाक इंसान के होठों पर रख दिए। अथर्व के दिमाग का आखिरी तीर तार भी झटके से टूट गया। ये कोई सीधा साधा या प्यारा सा किस नहीं था, ये पूरी तरह से एक जंगली बेकाबू और नशे में डूबा हुआ सैलाब था। अथर्व ने एक ही झटके में माहिरा को अपनी तरफ खींचा और उसे अपने फौलाद सीने से सटा लिया। उसका एक हाथ माहिरा की कमर को कुचलने की हद तक जबड़े हुए था और दूसरे हाथ से माहिरा के बालों को मुट्ठी में कस लिया था। नशा अचानक से हावी नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे उसके रगों में आग लगा रहा था। शुरुआत होठों से हुई थी। अथर्व उसे इस तरह घूम रहा था जैसे सर्दों की प्यास बुझा रहा हो। विस्की और टकीला का वो कड़वा नशीला स्वाद दोनों की सांसों में घुल गया था। अथर्व ने माहिरा के निचले होठ को अपने दांतों से हल्का सा काटा। दर्द और नशे के इस मिक्सचर से माहिरा के मुंह से एक गहरी सिसकी निकली, लेकिन उसने पीछे हटने की बजाय खुद को अथर्व के और करीब कर लिया। उसके दोनों हाथ अथर्व के बालों में पूरी तरह से उलझ चुके थे। दोनों एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़े थे जैसे कोई भूखा जंगली जानवर अपने शिकार को खा जाना चाहता हो। कोई झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं, बस एक दूसरे को पूरी तरह से महसूस करने का वो डर और अग्रेसिव जुनून था। अथर्व के होठ अब माहिरा के होठों को छोड़कर उसकी ठोड़ी से होते हुए उसकी गर्दन तक पहुंच गए। उसके गर्म होठों और दांतों की वो हल्की हल्की चुभन माहिरा की गर्दन पर अपने खौफनाक निशान छोड़ रही थी। माहिरा का सिर पीछे की तरफ लुढ़क गया और उसकी सांसें पूरी तरह से बेकाबू हो गई। कमरे के उस गुम अंधेरे और घुटन भरी गर्मी में अब कपड़ों की वो लेयर उन दोनों के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। माहिरा के कांपते और नशे में धुत हाथों से अथर्व के सर के बटन खोलने की कोशिश की, लेकिन उस जंगलीपन में सब्र कहाँ था। उसने झटके से थर की शर्ट को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और पूरी ताकत से खींच दिया। क्रैक बटन टूटकर जमीन पर गिरे और अथर्व की चौड़ी गर्म छाती पूरी तरह से खुल गई। अथर्व के सब्र का भी अब कोई नामो निशान नहीं था। उसने माहिरा को एक झटके में दीवार से सटाया। उसका एक हाथ माहिरा की पीठ पर गया और उसने माहिरा के उस भारी लालजैन गाउन की जिप को एक झटके में नीचे खींच दिया। वो महंगा गाउन सरक कर माहिरा के पैरों के पास जमीन पर जा गिरा। अतः की खुरदुरी उंगलियां जैसे ही माहिरा की नर्म स्किन पर पड़ी, दोनों के शरीर में किसी करंट जैसी आग दौड़ गई। वो दोनों एक दूसरे की खुशबू, उस अंधेरे उस नशीले पागलपन में पूरी तरह अंधे हो चुके थे। अथर्व ने बिना एक सेकंड बर्बाद किए माहिरा को अपनी बाहों में उठाया और सीधा पीछे खड़े उस बड़े से किंग साइज बेड पर फेंक दिया। वो खुद भी एक शिकारी की तरह उसके ऊपर आ गया था। उस रात बाहर गिरती बारिश की तेज आवाज के बीच कमरे में सिर्फ उन दो जनों की तेज धड़कनें और वो जंगली बेहताशा जुनून गूंज रहा था। उन्हें एक दूसरे का नाम तक नहीं पता था, लेकिन वो एक दूसरे को इस तरह तबाह कर रहे थे जैसे कल की कोई सुबह आने ही नहीं वाली थी। और इस रात खौफनाक और नशे में डूबी रात का असली बवंडर तो तब आने वाला था जब अगली सुबह इन दोनों अजनबियों का नशा उतरेगा और होश की हकीकत उनके सामने खड़ी होगी। अगली सुबह बाहर की तेज बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर जो तूफान रात भर चला था उसके निशान हर तरफ बिखरे पड़े थे। जमीन पर टूटे हुए बटन, खाली बोतलें और माहिरा का वो लाइफ गाउन पड़ा था। सूरज की हल्की सी रोशनी खिड़की से छनकर बेड पर पड़ी। माहिरा के सिर में जैसे हथौड़े बज रहे थे। भयंकर हैंगओवर और बदन दर्द के साथ उसने धीरे धीरे अपनी भारी आंखें खोली। उसे लगा वो अपने कमरे में है, लेकिन जैसे ही उसने करवट लेने की कोशिश की, उसे अपनी रंगे कमर पर किसी की भारी फौलादी बाह महसूस हुई। माहिरा की सांसें गले में अटक गई। उसने झटके से अपनी आंखें पूरी खोली और पीछे मुड़कर देखा। बेड के दूसरे हिस्से पर वो अजनबी आदमी अथर्व पेट के बल सो रहा था। उसकी चौड़ी कसरती पीठ पर कुछ पुराने निशान थे और कंबल आधी कमर तक खिसका हुआ था। माहिरा का दिमाग एक सेकंड के लिए सुन पड़ गया। रात की वो धुंधली यादें, वो शराब, वो अंधेरा, वो जंगली जुनून और वो बेकाबू की सब कुछ किसी तेज फिल्म की तरह उसके दिमाग में फ्लैश होने लगा। शिट, ये मैंने क्या कर दिया। माहिरा ने पैनिक में अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबा लिया ताकि उसकी चीख बाहर न निकले। उसे किसी डार्क रोमांस का हिस्सा नहीं बनना था। वो तो बस अपनी शादी के उस ड्रामे और अपने प्रॉब्लम से भाग कर यहाँ आई थी, और अब उसे शहर के किसी अनजान और बेहद खतरनाक दिखने वाले आदमी के साथ रात गुजारनी थी। उसे इस झमेले में बिल्कुल नहीं पड़ना था। माहिरा ने बिना कोई आवाज किए बहुत ही सावधानी से अथर्व का भारी हाथ अपनी कमर से हटाया। वो दबे पांव बेड से नीचे उतरी। उसने अपना लाल गाउन ढूंढा, लेकिन वो पूरी तरह से फट चुका था और पहनने लायक नहीं था। माहिरा ने घबराहट में चारों तरफ देखा। पास ही सोए पर अथर की एक लूज ब्लैक शर्ट पड़ी थी। माहिरा ने जल्दी से
वो ब्लैक शर्ट पहनी जो उसके घुटनों तक आ रही थी। उसने जमीन से अपना पर्स उठाया। उसे अपनी हील्स नहीं मिली, इसलिए वो नंगे पैर ही बिना पीछे मुड़कर देखे उस स्वीट का दरवाजा खोलकर वहां से भाग निकली। करीब 1 घंटे बाद अथर्व की आंख खुली। उसके सर में भी विस्की का हल्का असर था, लेकिन उसका माफिया वाला रिफ्लेक्स तुरंत एक्टिव हो गया। उसने अपना हाथ बगल में बढ़ाया। बिस्तर खाली था और ठंडा था। अथर्व ने झटके से अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। वो लड़की जा चुकी थी। अथर्व का वो हमेशा शांत रहने वाला दिमाग एक पल के लिए काम करना बंद कर गया। कोई लड़की अथर्व के बेड से बिना उसकी मर्जी के उसे सोता हुआ छोड़कर भाग गई। शहर के उस खूंखार इंसान को जिसके इशारे पर लोग अपनी जान दे देते थे, आज रात एक अनजान लड़की ने वन नाइट स्टैंड की तरह यूज किया और निकल गई। अथर्व का ईगो बुरी तरह से क्रैश हुआ। उसकी आंखें में एक खतरनाक और खूनी आग सुलगने लगी। तभी उसकी नजर तके के पास पड़ी। वहां एक बेहद खूबसूरत डायमंड का पेंडेंट पड़ा था, जो शायद रात के उस जंगलीपन में माहिरा के गले से टूटकर गिर गया था। और उसी पेंडेंट के नीचे अथर्व की वो ब्लैक शर्ट गायब थी। अथर्व ने वो पेंडेंट अपने हाथ में उठाया। उसने उसे अपनी मुट्ठी में इतनी जोर से बिछा कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। उसके चेहरे की नसें तन गई और जबड़े कस गए। अथर्व ने बेड के पास रखा अपना फोन उठाया और अपने चीफ गार्ड को कॉल लगाया। उसकी आवाज में वो सर्द और खौफनाक सन्नाटा था जो किसी की भी जान निकाल दे। स्वीट के बाहर का सीसीटीवी फुटेज निकालो अभी। एक लड़की मेरी ब्लैक शर्ट पहनकर यहाँ से निकली है। अथर्व की आवाज किसी ठंडे लोहे की तरह चुभने वाली थी। मुझे उसका नाम, उसका पता, उसकी पूरी कुंडली अगले 15 मिनट में मेरी टेबल पर चाहिए। वो जहां भी है, जमीन के नीचे या आसमान में, उसे जिंदा खींचकर मेरे सामने लाओ। असम ने फोन कट किया और उस डायमंड पेंट को घूरते हुए घुराया। तुमने शेर की मान में घुसकर उसे छेड़ने की गलती की है अनजान लड़की। अब तुम जहां भी जाओगी, ये डार्क शैतान तुम्हारा साया बनकर तुम्हारा पीछा करेगा। अब माहिरा अपनी नॉर्मल लाइफ में भागकर खुद को सेफ समझ रही थी, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि जिसके साथ वो रात गुजार कर आई है वो शहर का सबसे खूंखार इंसान है जो पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा है, तो उसका रिएक्शन कैसा होना चाहिए। 3 दिन बीत चुके थे। माहिरा शहर की एक पुरानी और खस्ताहाल इमारत में छुपी हुई थी। वो एक एक पाई के लिए मोहताज थी, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ की जगह एक अजीब सी बेपरवाही थी। वो जानती थी कि मौत उसके पीछे है, फिर भी वो एक टूटे हुए शीशे के सामने बैठकर अपने बाल को संवार रही थी। दर्द जब हद से गुजर जाता है तो इंसान खौफ महसूस करना बंद कर देता है। माहिरा की भी यही हकीकत थी। तभी उस जर्जर इमारत का दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ टूटा। माहिरा ने पलट कर देखा। काल भैरव के 10 हथियारबंद गुंडे वहां खड़े थे। उनके हाथों में धारदार हथियार और बंदूकें थी। बहुत भाग ली तू। एक गुंडे ने खौफनाक हंसी हंसते हुए कहा, अब चल, मेरा मालिक तेरा इंतजार कर रहा है। माहिरा ने कोई चीख पुकार नहीं की। उसने बस अपनी एक गहरी सांस ली और चिढ़ते हुए कहा, दरवाजा तोड़ने की क्या जरूरत थी? खटखटा भी सकते थे। वैसे भी ये इमारत गिरने ही वाली है। गुंडा गुस्से से आगे बढ़ा और उसने माहिरा के बाल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि इमारत की टूटी हुई खिड़की से एक गोली सनसनाती हुई आई और सीधे उस गुंडे के माथे के आर पार हो गई। खून के छींटे माहिरा के चेहरे पर पड़े। अगले पल वह मौत का साक्षात रूप अथर्व प्रवेश कर चुका था। उसने काले रंग का लिबास पहना हुआ था और उसकी आंखों में किसी भूखे भेड़िए जैसी चमक थी। अथर्व ने बिना एक शब्द कहे अपनी दोनों बंदूकों से गोलियों की बारिश कर दी। उसके हर निशाने पर एक लाश गिर रही थी। महज 2 मिनट के अंदर काल भैरव के 10 गुंडे खून से लथपथ जमीन पर ढेर हो चुके थे। माहिरा फटी हुई आंखों से उस खूनी मंजर को देख रही थी। उसे याद आ गया कि ये वही अजनबी है जिसकी काली कमीज वो अभी भी पहनी हुई थी। असम लाशों को रोनता हुआ माहिरा के बिल्कुल करीब आया। उसका फौलादी शरीर माहिरा के ऊपर एक खौफनाक साया बन रहा था। उसने अपने खून से सने हाथों से माहिरा की ठोड़ी को जोर से पकड़ा और अपनी ठंडी बर्फीली आवाज में कहा, मेरे बिस्तर से भागने की सजा मैं तुम्हें खुद दूंगा। अथर्व ने माहिरा को अपने कंधे पर उठाया और उसे अपनी गाड़ी में डालकर अपने खौफनाक महल की तरफ ले गया। अथर्व का महल किसी प्राचीन और अंधेरे किले जैसा था। चारों तरफ काले और भूरे रंग की दीवारें, सन्नाटा और खौफ। माहिरा को एक विशाल कक्ष में बंद कर दिया गया था। अथर्व को लगा था कि ये लड़की अब उसके सामने गिड़गिड़ाएगी, रोएगी और माफी मांगेगी, लेकिन माहिरा
उस किस्म की लड़की थी ही नहीं। जब अथर्व कक्ष का दरवाजा खोलकर अंदर आया तो उसने देखा कि माहिरा उसके मखमली बिस्तर पर उछल उछल कर सेब खा रही है। अथर्व की नसें तन गई। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता लड़की? उसने घुराते हुए पूछा। माहिरा ने सेब का एक टुकड़ा चबाते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा और बेबाकी से बोली, मौत से ज्यादा मुझे इस कमरे के रंग से डर लग रहा है। मतलब सीरियसली, हर चीज काली, डिप्रेशन हो जाएगा मुझे यहाँ रहकर। और ये सेब किसने खरीदे हैं? बिल्कुल भी मीठे नहीं है। अथर्व का सिर चकरा गया। उसकी खूंखार का सिर इस लड़की के झल्लीपन के आगे फेल हो गई थी। वो लंबे कदम घबराता हुआ आगे बढ़ा। उसने माहिरा के हाथ से सेब छीनकर दूर फेंक दिया। उसने माहिरा के दोनों हाथों को दीवार के ऊपर जकड़ दिया और अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब ले आया। मेरी बात ध्यान से सुनो। अथर्व की आवाज में जहर था। तुम मेरी कैद में हो। काल भैरव तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें उसी के हवाले कर दूंगा। माहिरा ने बिल्कुल भी डरने का नाटक नहीं किया, बल्कि उसने अपनी पलकें झपकाई और अथर्व की आंखों में देखते हुए एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, अच्छा हवाले कर दोगे? तो फिर मुझे यहाँ इतनी मेहनत से बचाकर क्यों लाए हो? सच कहो मिस्टर खड़ूस, तुम्हें मेरी आदत हो गई है ना। तुम मन ही मन चाहते हो कि मैं तुम्हारे इस डिप्रेशन वाले महल में थोड़ी रौनक लाऊं। अथर्व झटके से पीछे हट गया। इस लड़की का ये बकवास करने का तरीका उसके अहंकार पर चोट कर रहा था, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक अजीब सी अधिकार की भावना भी पैदा कर रहा था। माहिरा के शरीर पर कुछ पुराने चोट के निशान देखकर अथर्व समझ चुका था कि इस लड़की का अतीत बहुत दर्दनाक रहा है। ये हंसी, ये बेपरवाही सिर्फ उसका एक मुखौटा है ताकि दुनिया उसका फायदा ना उठा सके। अथर्व का महल किसी अभेद किले जैसा था। उसकी ऊंची सिलेटी दीवारें, काले पर्दों से ढकी खिड़कियां और हर कोने में पसरा हुआ मौत जैसा सन्नाटा, ये सिर्फ पत्थर की खौफनाक और नीरस शख्सियत का ही एक आईना था। इस महल में रहने वाला हर अंगरक्षक और नौकर को पता था कि अथर्व के नियम पत्थर की लकीर हैं। पहला नियम, पूर्ण खामोशी। दूसरा नियम, हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। लेकिन फिर इस सन्नाटे को चीरने के लिए माहिरा नाम का बवंडर इस महल में आ गया। माहिरा के लिए नियम जोड़े जाने के लिए ही बने थे और अथर्व का अहंकार चकनाचूर करने में उसे एक अजीब सा आनंद मिलता था। सुबह के ठीक 7 बज रहे थे। अथर्व विशाल भोजन कक्ष में बैठा था। मेज पर काले रंग के कप में उसकी बिना शक्कर की कड़वी कॉफी रखी थी। पूरे कक्ष में सुई गिरने की भी आवाज नहीं थी। अथर्व अपनी कोई खौफनाक योजना बनाने में व्यस्त था। तभी सीढ़ियों से एक तेज और कर्कश आवाज गूंजने लगी। माहिरा गा रही थी, और वो भी कोई सुरीला गीत नहीं, बल्कि बेहताशा ऊंची और बेसुरी आवाज में कोई पुराना लोकगीत गाते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी। उसके पैरों में चांदी की भारी पायल थी, जो जानबूझकर जमीन पर जोर जोर से पटकी जा रही थी। अथर्व की त्योरियां चढ़ गई। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से कसी कि कॉफी का कप दरकने लगा। माहिरा कक्ष में दाखिल हुई। उसने अथर्व की ही एक अत्यधिक ढीली गहरे भूरे रंग की कमीज पहनी हुई थी, जो उसके घुटनों तक झूल रही थी। बालों का एक अजीब सा और अस्त व्यस्त जूड़ा बना हुआ था, जिसमें उसने अथर्व की एक बेहद महंगी और कीमती कलम फंसा रखी थी। अरे खड़ूस इंसान, इतनी सुबह उठकर ये जहर पीकर तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होता? माहिरा ने बिना किसी इजाजत के अथर्व के ठीक सामने वाली कुर्सी खींची और जोर से बैठ गई। अथर्व ने अपनी सर्द और जानलेवा आंखें उठाकर उसे घूरा। मेरे महल में खामोशी मेरा पहला नियम है, और मेरे बालों बालों से लेकर मेरी कलम तक हर चीज से दूर रहने की हिदायत मैंने तुम्हें कल रात ही दे दी थी। माहिरा ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसने मेज पर रखे उबले हुए अंडों की तस्तरी को अजीब सी शक्ल बनाकर देखा और फिर उसे दूर खिसका दिया। तुम्हारी इन्हीं उबाऊ आदतों की वजह से तुम्हारे चेहरे पर ही 12 बजे रहते हैं। माहिरा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव की तरफ देखा और अपनी कुर्सी खिसकाकर उसके बिल्कुल करीब ले आई। मुझे तो तीखा और मसालेदार खाना पसंद है, और ये तुम्हारी कलम। उसने अपने बालों से वो कीमती कलम निकाली। ये बहुत अच्छी तरह मेरे बालों को बांध कर रखती है, तो अब से ये मेरी हुई। अथर्व का जबड़ा गुस्से से कस गया। उसने अचानक अपना भारी और फौलादी हाथ आगे बढ़ाया और माहिरा की कलाई को बेहद सख्ती से जकड़ लिया। उसने माहिरा को अपनी ओर खींचा। दोनों के बीच की दूरी लगभग खत्म हो गई थी। अथर्व की सांसों की वो मादक और गर्म छुअन माहिरा के चेहरे पर महसूस होने लगी। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ की बचकानी हरकतें करोगी और मैं तुम्हें सब सह लूंगा? अथर्व की आवाज में एक अजीब सी खुरदराहट और चेतावनी थी। माहिरा की धड़कन एक पल के लिए तेज हुई, लेकिन उसने अपनी आंखों में कोई डर नहीं आने दिया। उसने अपना दूसरा हाथ अथर्व के चौड़े सीने पर रखा और अपनी
उंगलियों से उसकी कमीज के बटन के पास एक गोल दायरा बनाते हुए बहुत शरारती आवाज में फुसफुसाई। मुझे तो लगता है कि तुम सहना चाहते हो। तुम्हारी ये खूंखार आंखें मुझे डराने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन असल में तुम्हें मेरे इस पागलपन की आदत पड़ने लगी है। सच कहो, मेरे बिना लग रहा था कि जिसे वो बुझाना तो दूर, समझाना भी नहीं चाहता। उसने झटके से माहिरा का हाथ छोड़ा और बिना कुछ के वहां से बाहर निकल गया। लेकिन माहिरा की वो जीत भरी हंसी पूरे कक्ष में गूंजती रही। दोपहर का समय था। अथर्व अपने बॉडीगार्ड के साथ मुख्य दालान में खड़ा था और काल भैरव के ठिकानों पर हमले की योजना समझा रहा था। सन्नाटे से भरे उस दालान में अचानक माहिरा अवतरित हुई। माहिरा को पहनने के लिए कुछ नहीं मिला था, इसलिए उसने अथर्व की एक बेहद सफेद और कीमती रेशमी कमीज पहन ली थी। कमीज काफी बड़ी थी, इसलिए उसने अपनी कमर पर एक काले चमड़े का बेल्ट कस लिया था, जिससे वो कमीज एक बेहद छोटी और आकर्षक पोशाक में बदल गई थी। उसके सुडौल पैर और उसकी गर्दन पूरी तरह से खुले हुए थे। वो एक हाथ में सेब खाते हुए और दूसरे हाथ से अपने बालों को झटकते हुए आई थी। मैं कुछ कोई अच्छा साबुन नहीं है क्या तुम्हारे घर में? मुझे चमेली की खुशबू। माहिरा का वाक्या पूरा भी नहीं हुआ था कि दालान में खड़े दर्जनों बॉडीगार्ड्स की नजरें माहिरा की उस पोशाक पर टिक गई। अथर्व ने जैसे ही माहिरा को उस अवस्था में देखा, उसकी आंखों में खून उतर आया। उसके भीतर वो खौफनाक और खूनी राक्षस एक पल में जाग गया। उसके बॉडीगार्ड्स जो माहिरा को देख रहे थे, उनकी हिम्मत पर अथर्व का अहंकार और एक बेहतासा ईर्षा भड़क उठी। आंखें नीचे रखो। अथर्व की वो दहाड़ इतनी खौफनाक थी कि पूरे दालान के कांच के झूमर कांप उठे। अंगरक्षकों ने डर के मारे तुरंत अपनी आंखें जमीन में गड़ा ली और कुछ तो कांपते हुए पीछे हट गए। सबके सब यहाँ से दफा हो जाओ, अथर्व ने गुर्राते हुए आदेश दिया। कुछ ही पलों में पूरा दालान खाली हो गया। अब वहां सिर्फ अथर्व और माहिरा बचे थे। अथर्व लंबे और खौफनाक कदम बढ़ता हुआ माहिरा की तरफ बढ़ा। माहिरा पहली बार अथर्व के इस भयानक रूप को देखकर थोड़ी पीछे हटी, लेकिन उसकी पीठ एक ठंडे खंबे से जा टकराई। अथर्व ने अपने दोनों हाथ खंबे पर टिकाकर माहिरा को पूरी तरह से अपने घेरे में कैद कर लिया। उसकी आंखें गुस्से और एक भयानक अधिकार की भावना से लाल हो रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह उन आदमियों के सामने आने की? अथर्व की आवाज किसी ठंडी धारदार तलवार की तरह थी। तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या पहना है? माहिरा ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए अथर्व की छाती पर हल्का सा धक्का देने की कोशिश की। पीछे हटो। तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? तुमने मेरे पहनने के लिए कुछ रखा ही नहीं है तो मैं क्या करती? जो मिला मैंने पहन लिया। इसमें इतना गुस्से होने वाली क्या बात है? ये गुस्सा नहीं है माहिरा। अथर्व ने अपना चेहरा माहिरा के कान के बिल्कुल करीब झुकाया। उसकी आवाज अब खौफनाक से ज्यादा जुनूनी और गहरी हो गई थी। ये मेरी बर्दाश्त की सीमा है। मेरे अलावा कोई और तुम्हें इस तरह देखे, ये मैं सहन नहीं कर सकता। तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारी ये बेपरवाही, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। माहिरा की सांसें अटक गई। अथर्व का ये रूप डरावना तो था, लेकिन उसमें एक ऐसा खौफनाक जुनून था जिसने माहिरा के शरीर में सिरंग दौड़ा दी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अथर्व को देखा। अधिकार? माहिरा ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ अथर्व की गर्दन के पीछे रख दिया। तुम एक बंदी पर अधिकार जता रहे हो या तुम मुझसे प्यार करने लगे खड़ूस राक्षस? अथर्व ने अपनी आंखें बंद की। माहिरा का ये बेबाक सवाल उसके दिल पर सीधा वार कर रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना चेहरा माहिरा की गर्दन के पास झुका लिया। उसकी गर्म सांसें माहिरा की कोमल त्वचा को झुलसा रही थी। वो उसे चुमना चाहता था, उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में कुचल लेना चाहता था, लेकिन उसने खुद पर किसी तरह नियंत्रण रखा। उसने माहिरा को वहां से दूर किया और अपनी भारी आवाज में बोला, शाम तक तुम्हारे लिए नए कपड़े आ जाएंगे। दोबारा इस तरह मेरे कमरे से बाहर मत निकलना। अथर्व वहां से चला गया, लेकिन माहिरा वही खंबे से टिक गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी पसलियों में दर्द महसूस होने लगा था। उसकी रात बाहर बारिश और आंधी अपने चरम पर थी। माहिरा अपने विशाल कक्ष के बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन उसकी नींद किसी भयानक दुष्ट सपने में उलझी हुई थी। उसके अतीत के वो खौफनाक चेहरे, वो यातनाएं जो उसने काल भैरव के आदमियों से सही थी, वो सब उसकी बंद आंखों के सामने किसी भयानक चलचित्र की तरह घूमने लगे। नहीं, मुझे छोड़ दो। माहिरा नींद में बुरी तरह से तड़प रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और वो अपने ही दोनों हाथों से अपनी बाहों को नोच रही थी। तभी कक्ष का दरवाजा खुला। अथर्व, जो शायद खुद भी सो नहीं पाया था, माहिरा की कहा सुनकर अंदर आया।
माहिरा की यह हालत देखकर अथर्व का वो कठोर हृदय किसी कांच की तरह दरक गया। वो तुरंत बिस्तर के पास आया और उसने माहिरा के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। माहिरा, आंखें खोलो, तुम यहाँ पर सुरक्षित हो मेरे पास। अथर्व ने उसे झंझोड़ते हुए कहा। माहिरा ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें धोखनी की तरह चल रही थी और आंखों में आंसू का सैलाब था। उसने अपने सामने अथर्व को देखा, किसी भी आम लड़की की तरह। उसे इस वक्त अथर्व के सीने से लगकर फूट फूट कर रोना का मन कर रहा था। अपना दर्द बांटना चाहिए था, लेकिन माया ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर एक अजीब सी झूठी और बेपरवाह मुस्कान चिपका ली। उफ, ये मौसम, मायरा ने काफी आवाज में झूठ बोलते हुए कहा। इतनी भयानक बिजली कड़क रही है कि मेरी नींद ही टूट गई। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी बिजली से डर गए जो मेरे पास आ गए हो? अथर्व ने माहिरा की इस दर्दनाक झूठ को देखा। वो समझ रहा था कि ये लड़की अंदर से कितनी टूटी हुई है, लेकिन अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ये झल्लीपन और बकवास का सहारा लेती है। अथर्व ने इस बार कोई कड़ा जवाब नहीं दिया। उसने अपना फौलादी हाथ आगे बढ़ाया और माहिरा के गालों पर लगे आंसू को बहुत ही नरमी से पूछा। तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो माहिरा, मुझे नहीं। अथर्व की आवाज में आज कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक ऐसा गहरा सुकून था जिसकी तलाश माहिरा को हमेशा से थी। तुम्हें मेरे सामने ये छोटा मुखौटा पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनते ही माहिरा की वो झूठी मुस्कान पिघल गई। उसके होंठ कांपने लगे। अथर्व ने बिना एक पल गवाए आगे बढ़कर माहिरा को अपने चौड़े और मजबूत सीने से लगा लिया। माहिरा ने अपने दोनों हाथ अथर्व की पीठ पर कस लिए और पहली बार उसने अपनी सारी परवाह, सारा झल्लीपन छोड़कर अथर्व की बाहों में रोना शुरू कर दिया। अथर्व ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने अपना चेहरा मायरा के बालों में छुपा लिया और उसकी पीठ को सहलाता रहा। मैं बहुत थक गई हूँ भागते भागते, मायरा ने सिसकते हुए अथर्व के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा। अब तुम अब तुम्हें कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। अथर्व ने माहिरा को खुद से थोड़ा दूर किया और उसकी गहरी आंखों में झांकते हुए बेहताशा जुनून के साथ कहा। जब तक मेरे शरीर में खून की एक भी बूंद बाकी है, दुनिया का कोई भी खौफ, कोई भी दर्द तुम्हारी परछाई को भी नहीं छू सकता। तुम सिर्फ मेरी हो माहिरा। तुम्हारी ये हंसी, तुम्हारा ये दर्द, तुम्हारा हर एक पागलपन अब सिर्फ मेरा है। माहिरा ने अथर्व की आंखों में वो खौफनाक लेकिन सच्चा प्रेम देखा। उसने अपनी आंखें बंद की और बिना किसी झिझक के खुद ही आगे बढ़कर अपने होंठ अथर्व के होठों पर रख दिए। अथर्व ने भी अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी। उसने माहिरा की कमर को अपने फुलादी हाथों से कुचलने की हद तक जकड़ा, उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में समेट लिया। उनका वो किस कोई साधारण स्पर्श नहीं था। उसमें माहिरा का सारा दर्द और अथर्व का वो बेकाबू जुनून मिला हुआ था। वे दोनों एक दूसरे को इस तरह से चुम रहे थे जैसे वे एक दूसरे के भीतर समा जाना चाहते हो। अथर्व के होठों की वो आक्रामकता माहिरा के हर पुराने दर्द को जलाकर राख कर रही थी। उस रात उस खौफनाक महल में गूंजने वाली उनकी सांसों ने ये तय कर दिया था कि ये बेपरवाह कोई झल्ली लड़की अब इस खूंखार राक्षस की सबसे बड़ी कमजोरी और उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। अब उनकी इस दुनिया में ना कोई नियम बचा था, ना कोई दीवार बची थी। बचा था तो सिर्फ एक ऐसा डार्क और जुनूनी प्रेम जो दुनिया को भी आग लगा सकता था। सुबह के 7 बज रहे थे। अथर्व, जो अपनी पूरी दुनिया में सुबह 5 बजे उठने का पक्का रूटीन फॉलो करता था, आज गहरी नींद में सो रहा था। रात भर माहिरा को अपनी बाहों में समेट कर सोने का वो सुकून उसके लिए बिल्कुल नहीं था, नया था। उसका फुलादी शरीर रिलैक्स था और उसका चेहरा माहिरा की गर्दन में छुपा हुआ था। लेकिन माहिरा को कहाँ शांति से सोना था। वो अथर्व से पहले उठ चुकी थी। उसने अथर्व के उस शांत और सोते हुए चेहरे को देखा और उसके दिमाग में शरारत सूझी। माहिरा ने अपना चेहरा अथर्व के चेहरे के बिल्कुल करीब किया और उसके माथे पर एक सॉफ्ट सा किस किया। अथर्व ने नींद में ही अपनी भौहें सिकोड़ी और उसे अपनी तरफ और जोर से खींच लिया। माहिरा ने मुस्कुराते हुए इस बार उसकी आंखों पर किस किया, फिर उसकी नाक पर और फिर जानबूझकर उसके जबड़े पर हल्के से दांत चढ़ा दिए। अथर्व की नींद टूट गई। उसने एक गहरी खुरदुरी आवाज में गुर्राते हुए कहा, माहिरा मुझे सोने दो, मेरा रूटीन वैसा ही खराब हो चुका है। अरे उठो ना मिस्टर खड़ूस। माहिरा ने उसके ऊपर थोड़ा सा चढ़ते हुए उसके बालों को बुरी तरह बखेर दिया। सुबह हो गई है और मुझे भूख लगी है। अथर्व ने आंखें खोले बिना ही उसे अपनी भारी बाहों में कसकर वापस बिस्तर पर गिरा लिया। उसे अपने ऊपर लिटा लिया। किचन में स्टाफ है, उन्हें ऑर्डर करो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। अच्छा जी, माहिरा ने चीखते हुए अतर्फ के होठों पर एक तेज और अग्रेसिव किस कर दिया। उसने
अथर्व के निचले होठ को तब तक नहीं छोड़ा जब तक अथर्व की आंखें झटके से खुलने गई। अथर्व की नींद अब पूरी तरह उठ चुकी थी। माहिरा के इस तरह सुबह सुबह चिढ़ाने से उसके अंदर का वो पॉजिटिव और डार्क आशिक जाग गया। उसने एक ही झटके माहिरा को पलटा और खुद उसके ऊपर था। उसकी गहरी नींद से भरी आंखों में एक अजीब सी आग थी। तुम्हें मौत से खेलने का बहुत शौक है। अथर्व ने अपनी भारी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन माहिरा तो माहिरा थी, वो बिल्कुल नहीं डरी। उसने अथर्व के गालों खींचा और बोली, मौत का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें परेशान करने में बड़ा मजा आता है। चलो हटो अब, मुझे नहाना है। ये बोलकर माहिरा उसे धक्का देकर हाथ हंसते हुए बाथरूम की तरफ भागी। अथर्व वहीं बेड पर फ्रस्ट्रेट होकर अपना सिर पीटता रह गया। शहर का सबसे बड़ा डॉन अपनी बंदी के सामने एकदम बेबस हो चुका था। दोपहर का टाइम था। अथर्व अपनी स्टडी रूम में बैठा था। माहौल एकदम सीरियस और खौफनाक था। अथर्व ब्लैक शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में अपनी लेदर की कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने टेबल पर कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स और लैपटॉप खुला हुआ था। उसके दो सबसे भरोसेमंद गार्ड्स दरवाजे के पास अलर्ट खड़े थे। अथर्व किसी दुश्मन गैंग को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा था। तभी स्टडी रूम का दरवाजा बिना नॉक के खुला। अथर्व ने गुस्से में आंखें उठाई, लेकिन सामने माहिरा को देखकर उसका सारा गुस्सा हवा हो गया। माहिरा ने अथर्व की ही एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी, जो उसके घुटनों तक आ रही थी, और हाथ में कॉफी का मग लिए वो बिल्कुल बिंदास अंदाज में अंदर आई। उसने बॉडी गार्ड्स को देखा और हाथ हिलाकर बोली, हाय भैया। गार्ड्स ने घबरा कर अपनी नजरें नीचे कर ली। बॉस की लड़की को देखना मतलब सीधा मौत को दावत देना था। अथर्व ने एक गहरी सांस ली। माहिरा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, प्लीज मुझे भी डिस्टर्ब मत करो। माहिरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आराम से रूम में रखे बड़े से काउच पर जाकर बैठ गई और अपने फोन में स्क्रॉल करने लगी। अथर्व ने सोचा चलो शांति है, और वो वापस अपनी फाइल्स में बिजी हो गया। 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि माहिरा बोर होने लगी। उसे अथर्व का ये इग्नोर करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ओए, माहिरा ने सोफे से ही आवाज लगाई। अथर्व ने बिना फाइल से नजरें हटाए कहा, मैं बिजी हूँ माहिरा। माहिरा ने आंखें घुमाई। उसने अपनी आवाज में अचानक से बहुत सीरियस और टेंशन वाली टोन ला दी थी। अथर्व, मेरी बात सुनो, इधर आओ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, सीरियस मैटर है। अथर्व का हाथ वहीं रुक गया। उसने तुरंत लैपटॉप बंद किया। सीरियस मैटर? अथर्व के दिमाग में हजार खतरे घूमने लगे। क्या उसे कोई दर्द हो रहा है? क्या काल भैरव के किसी आदमी ने उसे कोई मैसेज भेजा है? अथर्व के चेहरे पर एक डरावनी फिक्र आ गई। वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और लंबे कदम बढ़ता हुआ सोफे के पास माहिरा के सामने आकर झुक गया। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? कोई दर्द हो रहा है तुम्हें? अथर्व ने बहुत ही हाइपर होकर माहिरा के चेहरे और कंधों को चेक करते हुए पूछा। माहिरा ने बड़ी मासूमी से कहा, हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुम थोड़ा और पास आओ, कान में बताऊंगी। अथर्व जैसे ही माहिरा की बात सुनने के लिए झुका, माहिरा ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसने अपने दोनों हाथों से अथर्व की ब्लैक शर्ट का कॉलर पकड़ा और पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ खींच लिया। अथर्व का बैलेंस बिगड़ा और वो माहिरा के ऊपर गिरते गिरते बचा। इससे पहले कि अथर्व को समझ पाता, माहिरा ने अपने ओठ सीधे अथर्व के होठों पर रख दिए। स्टडी रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। जो गार्ड दरवाजे पर खड़े थे, उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर दीवार को ढूंढना शुरू कर दिया। माहिरा उसे बहुत ही पैशनेट और जंगली तरीके से किस कर रही थी। उसने अपने हाथ अथर्व के गले में डाल दिए थे और उसे पूरी तरह से अपनी तरफ लॉक कर लिया था। असद का दिमाग पूरी तरह से ब्लैक हो गया। वो इस अटैक के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसकी वो सारी माफिया वाली प्लानिंग, वो फाइल, वो लैपटॉप, सब कुछ माहिरा के इस एक किस में धुआं हो गया। अथर्व चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया। उसका हाथ खुद खुद माहिरा की कमर पर चला गया और उसने भी उस किस को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। कुछ पलों तक वो दोनों उस सीरियस स्टडी रूम में दुनिया भूल कर एक दूसरे में खोए रहे। फिर अथर्व ने जबरदस्ती खुद को कंट्रोल किया और पीछे हटा। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था। उसके उसने माहिरा को घूरते हुए कहा, ये क्या था माहिरा? माहिरा ने अपने होठों को अजीब से फहराते हुए एक बहुत ही ठरकी और क्यूट सी स्माइल दी। यही तो इम्पोर्टेंट बात थी। मेरा तुम्हें किस करने का बहुत जोर से मन कर रहा था, और तुम मुझे भाव ही नहीं दे रहे थे। अथर्व का मुंह खुला का खुला रह गया। तुमने मुझे मेरा काम छुड़वाकर सिर्फ इसलिए यहाँ बुलाया क्योंकि तुम्हारा मन कर रहा था? हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? माहिरा ने बेबाकी से जवाब दिया। अथर्व ने अपना सिर पकड़ लिया। वो इतना गुस्सा हो चुका था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस लड़की का मर्डर कर दे
या इसे पूरी तरह से अपना बना ले। उसने गार्ड्स की तरफ इशारा किया और गार्ड्स तुरंत रूम से बाहर भाग गए और दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद होते ही अतः ने माहिरा को सोए पर पीछे की तरफ धकेला और खुद उसके ऊपर आ गया। उसकी आंखों में अब वो खूंखार और पजेसिव आशिक बुरी तरह से हावी हो चुका था। तुम मेरे सब्र का बहुत बुरा इम्तिहान ले रही हो माहिरा, अथर्व ने माहिरा के होठों के बिल्कुल करीब फुसफुसाते हुए कहा। उसकी खुरदरी आवाज में एक अजीब सी चेतावनी थी। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ ऐसा खेलोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुमने मेरे काम के बीच में जो ये आग लगाई है ना, अब इसे बुझाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। मायरा बिल्कुल नहीं डरी। उसने मुस्कुराते हुए अथर्व के बालों में हाथ फेरा और बोली, तो बुझा लो ना, किसने रोका है मिस्टर पड़ोस? अथर्व ने एक हल्की सी गुर्राहट के साथ मायरा के होठ पर फिर से कब्जा कर लिया। और इस बार वो किस कोई मजाक नहीं था, बल्कि डार्क रोमांस की पूरी शिद्दत और जुनून था। बेचारा अथर्व, दुनिया को अपने इशारों पर नचाने वाला वो खूंखार शैतान, अब अपनी ही स्टडी रूम में इस झल्ली लड़की के प्यार में पूरी तरह से बेबस और पागल हो चुका था। इसी तरह उनके प्यार में दिन बीतने लगे। एक रात जब बाहर भयंकर तूफान था, अथर्व के महल की बिजली अचानक कट गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। काल भैरव को खबर मिल चुकी थी कि माहिरा अथर्व के पास है। अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए काल भैरव अपने 60 से ज्यादा हथियारों से लैस आदमियों के साथ महल के चारों तरफ से हमला कर चुका था। गोलू की आवाज से पूरा महल गूंज उठा। अथर के गार्ड्स बाहर लड़ रहे थे, लेकिन दुश्मन तादाद में बहुत ज्यादा थे। अथर तुरंत माहिरा के कक्ष में पहुंचा। माहिरा पहली बार थोड़ी सहमी हुई लग रही थी। अथर ने उसे अपने चौड़े सीने से लगा लिया और उसके कान में फुसफुसाया, मेरे पीछे रहना, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक एक खरोच भी तुम तक नहीं पहुंचेगी। अतः ने अपनी दो भारी मशीन गन उठाई और बाहर दालान में आ गया। काल भैरव के आदमी मुख्य द्वार तोड़कर अंदर घुस आए थे। इसके बाद जो हुआ वो महज एक लड़ाई नहीं, एक बल्कि मौत का तांडव था। अतः किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक खूनी राक्षस की तरह लड़ रहा था। उसकी गोलियां किसी को सीने पर, किसी के माथे पर चीरती हुई निकल रही थी। महल का संगमरमर का फर्श खून से लाल हो गया था। काल भैरव के गुंडे एक एक करके अथर्व के फौलादी हाथों और उसकी खौफनाक रणनीति का शिकार हो रहे थे। जब गोलियां खत्म हुई तो अथर्व ने एक धारदार खंजर निकाल लिया। इसने दुश्मनों के गले रेते, उनकी हड्डियां तोड़ी और काल भैरव खुद एक भारी तलवार लेकर अथर्व के सामने आया। तू इस दो कोड़ी की लड़की के लिए अपनी जान दे रहा है अथर्व? काल भैरव ने हंसते हुए वार किया। अथर्व ने उस वार को अपनी बाह पर झेला। उसकी बाह से खून का फुहारा फूट पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, सिर्फ एक शैतानी मुस्कान थी। वो लड़की दो कोड़ी की नहीं, मेरी जान है अब। अथर्व ने गुर्राते हुए अपना खंजर पूरी ताकत से काल भैरव के सीने में उतार दिया। काल भैरव की आंखें फटी की फटी रह गई। अथर्व ने खंजर को घुमाया और एक ही झटके में काल भैरव का सिर धड़ से अलग कर दिया। खून खेल खूनी खेल खत्म हो चुका था। पूरा महल लाशों से पटा पड़ा था। अथर्व हाफता हुआ खून से लथपथ अपनी जगह पर खड़ा था। उसके शरीर पर अनगिनत घाव थे। उसे लगा कि वो विभत्स और खौफनाक नजारा देखकर माहिरा हमेशा के लिए उससे डरकर भाग जाएगी। अथर्व ने अपनी भारी और थकी हुई आंखें माहिरा की तरफ घुमाई। माहिरा खंबे के पीछे से ये सब देख रही थी। जाओ यहाँ से। अथर्व ने अपनी दर्द को छुपाते भारी आवाज में कहा, दरवाजा खुला है, तुम्हारे सारे दुश्मन मारे जा चुके हैं, अब तुम आजाद हो। मेरे जैसे खून से सने राक्षस के पास तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। लेकिन माहिरा अपनी जगह से नहीं हिली। उसने उन लाशों को देखा, खून से सने फर्श को देखा और फिर अथर्व की उन गहरी आंखों को देखा जो पहली बार एक अजीब सी बेबसी दिखा रही थी। माहिरा के चेहरे की वो झल्ली मुस्कान आज पूरी तरह से गायब थी। इसकी जगह एक ऐसे जुनून ने ले ली थी जो मौत से भी गहरा था। माहिरा लाशों को लांघती हुई बिना किसी खौफ के अथर्व के बिल्कुल करीब आ गई। पीछे हटो माहिरा, मुझ पर खून लगा है। अथर्व ने उसे दूर करने की कोशिश की। चुप रहो तुम, माहिरा ने एक बेहद आक्रामक आवाज में कहा। उसने अपने दोनों हाथों से अथर्व की खून से सनी कमीज का कॉलर पकड़ा और एक ही झटके से में उसे पूरी ताकत से खींच दिया। कमीज के बटन जमीन पर टूट कर गिरे और अथर्व की चौड़ी घाव से भरी छाती खुल गई। अथर्व कुछ समझ पाता उससे पहले माहिरा ने अपने होंठ सीधे अथर्व के होठों पर रख दिए। ये किस राक्षस को पूरी तरह से अपना लेने का ऐलान था। माहिरा उसे उस कदर से किस कर रही थी जैसे वो उसका सारा दर्द, सारा खून और सारी क्रूरता अपने अंदर पी लेना चाहती हो। अथर्व का
वो सारा अनुशासन, सारी दूरियां एक झटके में टूट गई। उसने माहिरा की कमर को अपने फौलादी हाथों से इतनी जोर से जकड़ा कि माहिरा की हड्डियां कसमसा उठी। उसने माहिरा को जमीन से उठा लिया और अपने चौड़े सीने से सटा लिया। अथर्व ने माहिरा के बालों को मुट्ठी में कस लिया और उसे खा जाने की तरह किस करने लगा। दोनों जंगली जानवर की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े थे। उन दोनों को खून, दर्द और दुनिया की किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। महल के उस खूनी और मौत से भरे सन्नाटे में दोनों का ये मिलन इस बात का गवाह बन चुका था कि माहिरा ने अथर्व के खौफ को नहीं, बल्कि उसके उस काले और जुनूनी दिल को अपना लिया था। उनका अहंकार मिट चुका था और अब वहां सिर्फ एक ऐसा अंधा, बेकाबू और खौफनाक प्यार बचा था जिसे मौत भी नहीं तोड़ सकती थी।